नमस्कार, देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। फ्रांस ने 128 साल बाद मेडागास्कर के राजा टोयरा की खोपड़ी लौटा दी है। 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने उनका सिर काटकर पेरिस संग्रहालय में रख दिया था। यह वापसी उपनिवेशकालीन अन्याय को स्वीकारने का प्रतीक मानी जा रही है। सक्लावा समुदाय इस गहरे अपमान से मुक्ति मान रहा है। खोपड़ी के वैज्ञानिक और परंपरागत तरीकों से पहचान की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति मैक्रो पहले ही उपनिवेशक हिंसा पर खेद जता चुके हैं। अब मेडागास्कर सरकार परंपरागत रीति से अंतिम संस्कार करेगी, जिससे समुदाय अपनी सांस्कृतिक गरिमा फिर से पा सकेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। फ्रांस ने राजा टोयरा की खोपड़ी लौटाई। 1897 में मेडागास्कर के सक्लावा समुदाय के राजा टोयरा का सिर फ्रांसीसी सैनिक काट कर ले गए थे। इसे ट्रॉफी मानकर पेरिस के नेशनल म्यूजियम में रखा गया। अब 128 साल बाद फ्रांस ने खोपड़ी मेडागास्कर को लौटा दी। यह कदम उपनिवेशकालीन अन्याय को स्वीकारने और सुधारने का प्रतीक माना जा रहा है। 128 साल बाद उपनिवेशकालीन अपमान का अंत हुआ। राजा टोयरा और उनके सहयोगियों की खोपड़ियों वर्षों तक संग्रहालय में कैद रहीं। सक्लावा समुदाय के लिए यह गहरी पीड़ा और सांस्कृतिक अपमान का कारण था। अब उनकी वापसी से वो घाव भरने लगा है और समुदाय अपने इतिहास से फिर जुड़ने का अनुभव कर रहा है। वैज्ञानिक और परंपरागत पुष्टि से मिली पहचान। विशेषज्ञों ने खोपड़ियों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि वो सचमुच सक्लावा नेताओं की है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर राजा टोयरा की पहचान पूरी तरह साबित नहीं हो पाई, लेकिन परंपरागत साधनों और समुदाय की आस्था ने इसे सत्य मान लिया। इस मान्यता से ही खोपड़ी की गरिमापूर्ण वापसी संभव हो सकी। फ्रांस ने गलती स्वीकार कर माफी मांगी। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने मेडागास्कर यात्रा के दौरान उपनिवेशवादी हिंसा और जनसंहार के लिए खेद जताया था। खोपड़ी की वापसी उसी माफी को वास्तविक रूप देने का प्रयास है। इससे यह संदेश गया कि उपनिवेशवाद की गलतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और जिम्मेदारी लेना ही न्याय का मार्ग है। मेडागास्कर में परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारी। सरकार ने घोषणा की है कि राजा टोयरा और अन्य नेताओं की खोपड़ियों को विशेष श्रद्धांजलि देकर परंपरागत रीति से दफनाया जाएगा। ये समारोह अगस्त के अंत में उनकी हत्या के वर्षगांठ पर आयोजित होगा। इस अनुष्ठान को सक्लावा समुदाय अपनी आत्मा और संस्कृति के सम्मान की पुनर्स्थापना मान रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध में रूस ने समुद्री ड्रोन से यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज डुबो दिया। यह पहला बड़ा सफल हमला है जिसमें कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जहाज करीब 10 साल पहले निगरानी और जासूसी मिशन के लिए बनाया गया था, लेकिन रखरखाव की कमी से कमजोर हो चुका था। इस घटना ने यूक्रेन की नौसैनिक क्षमता पर गहरा असर डाला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की यह नई रणनीति भविष्य में समुद्री संघर्षों की तस्वीर बदल सकती है और पश्चिमी देशों के लिए भी चुनौती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रूसी हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज तबाह। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में एक और बड़ा झटका तब लगा जब यूक्रेन का सबसे बड़ा युद्धपोत डूब गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला रूस ने समुद्री ड्रोन के जरिए किया, जिसे युद्ध में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। इस हमले के बाद यूक्रेन की नौसैनिक ताकत पर गंभीर असर पड़ा है। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसे करीब 10 साल पहले जासूसी और समुद्री निगरानी के लिए तैयार किया गया था।
इस घटना ने न केवल यूक्रेन की नौसेना की कमजोरी उजागर की, बल्कि रूस की नई युद्ध रणनीति का भी संकेत दिया है। समुद्री ड्रोन से हुआ पहला बड़ा सफल हमला। इस हमले को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह पहला मौका है जब रूस ने समुद्री ड्रोन का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। समुद्री ड्रोन यानी बिना चालक वाला पानी में चलने वाला हथियार जो रडार और सुरक्षा निगरानी से बचकर आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ड्रोन में विस्फोटक लगाए जाते हैं और ये सीधे जहाज से टकराकर धमाका करता है। माना जा रहा है कि इस हमले में कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज बच नहीं सका। यह आधुनिक युद्ध तकनीक आने वाले समय में समुद्री संघर्षों का चेहरा बदल सकती है। दस साल पहले निगरानी मिशन के लिए बना था जहाज। यूक्रेन का यह युद्धपोत करीब 10 साल पहले समुद्री जासूसी और निगरानी के मिशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। जहाज की लंबाई, क्षमता और तकनीकी ताकत इसे यूक्रेन की नौसेना का मुख्य हिस्सा बनाती है। इसे आधुनिक सेंसर और रडार तकनीक से लैस किया गया था ताकि ये रूसी गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन लगातार युद्ध और रखरखाव की कमी के कारण ये जहाज पहले ही कमजोर हो चुका था। यही वजह रही कि समुद्री ड्रोन के हमले के सामने ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जहाज को अपग्रेड किया जाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। यूक्रेन की नौसैनिक क्षमता पर पड़ा गहरा असर। यूक्रेन के पास पहले ही रूस की तुलना में सीमित नौसैनिक संसाधन हैं। ऐसे में सबसे बड़े जहाज का डूबना उसकी क्षमताओं को और कमजोर कर देगा। ये जहाज ब्लैक सी क्षेत्र में यूक्रेन की सुरक्षा का अहम आधार था। अब इसके डूबने के बाद रूस का उस इलाके में और ज्यादा दबदबा बनाने का मौका मिलेगा। यूक्रेनी सेना को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और छोटे छोटे पोतों तथा पश्चिमी देशों की मदद से समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी और हथियारों की कमी से जूझ रहा यूक्रेन समुद्र में रूस के सामने कमजोर पड़ रहा है। रूस की नई रणनीति और युद्ध का भविष्य। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस का यह कदम सिर्फ यूक्रेन को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक नई रणनीति का परीक्षण भी है। समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल ये दिखाता है कि रूस अब पारंपरिक युद्ध के बजाय तकनीकी और आधुनिक संसाधनों पर जोर दे रहा है। ये तरीका कम लागत में बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। भविष्य में अगर समुद्री ड्रोन का उपयोग बढ़ा तो दुनिया भर में नौसेना युद्ध की परिभाषा बदल सकती है। इस घटना ने पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें समुद्री ड्रोन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां और सुरक्षा उपाय विकसित करने होंगे। अमेरिका के मिनियापोलिस स्थित कैथोलिक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हथियारों पर लिखे नफरत भरे संदेशों ने हमले की गंभीरता बढ़ा दी है। FBI ने इसे घरेलू आतंकवाद और धार्मिक घृणा अपराध माना है। घटना ने स्कूल सुरक्षा, हथियार नियंत्रण और चेतावनी संकेतों की पहचान पर नई बहस छेड़ दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिनियापोलिस में स्कूल गिरजाघर में गोलीबारी। अमेरिका के मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूल में हुई इस भयावह घटना ने सभी को झकझोर दिया। सुबह की मास जो स्कूल सत्र की पहली प्रार्थना सभा थी, इस दौरान 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन ने चर्च की खिड़की से गोलियां दागी। इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले में 2 मासूम बच्चों, 8 और 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और 17 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 14 छात्र और 3 बुजुर्ग शामिल थे। घटना के बाद वेस्टमैन ने भी आत्महत्या कर ली।
हथियारों पर लिखे घृणास्पद संदेश। इस आतंकी हमले को और भी विचलित करने वाला बना दिया वो हथियारों और मैगजीन पर लिखे गए नफरत भरे संदेशों ने। न्यूक इंडिया, भारत पर परमाणु हमला, किल डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल मस्ट फॉल, बर्न इजराइल जैसे मैसेज वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन संदेशों ने हिंसा की गंभीरता के साथ साथ हमलावर की मानसिक दूरदर्शिता और पूर्व नियोजित घृणा को उजागर कर दिया। आरोपी की पहचान और पृष्ठभूमि। हमलावर का नाम रॉबिन वेस्टमैन था, जिसने पहले रॉबर्ट वेस्टमैन के नाम से जन्म लिया था। 2020 में उसने कानूनी लिंग परिवर्तन कर अपने नाम को बदल लिया और ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जीवन जीने लगा। वो खुद उसी चर्च स्कूल का पूर्व छात्र था और उसने 2017 में यह स्कूल छोड़ दिया था। उसकी पृष्ठभूमि और स्कूल से संबंध ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कोई चूक हुई या किसी संकेत को समझने में लापरवाही, जिसके कारण ये गोलीबारी की घटना को रोका नहीं जा सका। घरेलू आतंकवाद और धार्मिक घृणा पर जांच। एफबीआई ने इस हमले को 2 व्यापक श्रेणियों में बांट दिया है, जिसमें घरेलू आतंकवाद और कैथोलिक के खिलाफ घृणा अपराध है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने स्पष्ट किया कि हथियारों पर लिखे संदेश, ऑनलाइन वीडियो और युद्ध वाले कंटेंट से इस घटना की योजना पहले ही तैयार कर ली गई थी। अदालत और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यह भी कहा गया कि वेस्टमैन द्वारा हथियार कानूनी रूप से खरीदे गए थे और इस घटना ने चर्च, स्कूल और धार्मिक संगठनों के लिए सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस भयानक घटना ने राजनीतिज्ञों, धार्मिक संस्थानों और आम जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया। मिनियापोलिस के मेयर जैक फ्री और गवर्नर टिम वॉल्ज ने एकता और सहानुभूति की बात कही। पहली महिला मेलानिया ट्रंप ने इसे अमानवीय बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शुरुआती चेतावनी संकेतों का पहचानना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति, धार्मिक गुरुओं और नेताओं ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और समुदायों में सहयोग और समर्थन जारी रखने का आह्वान किया। भारत और जापान ने मिलकर चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेगा, जहां पानी के बर्फ के संकेत पहले मिल चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार लॉन्च जापान के H3 रॉकेट से होगा। भारत वैज्ञानिक उपकरण और लैंडर प्रदान करेगा, जबकि जापान लॉन्चिंग और तकनीकी सहायता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस समझौते ने एशियाई अंतरिक्ष सहयोग को नई दिशा दी है। यह मिशन भविष्य में इंसानों की चांद पर मौजूदगी का रास्ता खोलेगा। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। भारत और जापान ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 5 मिशन की साझेदारी की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की विस्तृत स्टडी करना है। खास बात यह है कि यह लॉन्चिंग भारत के बजाय जापान के रॉकेट से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये साझेदारी न केवल दोनों देशों की तकनीकी ताकत को दर्शाती है, बल्कि एशिया की अंतरिक्ष यात्रा को भी नई दिशा देती है। चंद्रयान 5 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 5 का मुख्य मकसद चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की सतह और इसके नीचे छिपे रहस्यों का अध्ययन करना है। यह इलाका अब तक काफी हद तक अनजाना है और यहाँ पानी की बर्फ के संकेत पहले भी मिल चुके हैं। इस मिशन से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि चांद पर पानी की बर्फ कितनी गहराई तक है और इसका भविष्य में इंसानी उपयोग कैसे संभव हो सकता है। इसके साथ ही मिशन का एक और उद्देश्य चंद्रमा की सतह के
खनिज और धूल की संरचना को समझना भी है। ये जानकारी भविष्य में किसी बेस स्टेशन या रिसर्च स्टेशन बनाने में मददगार साबित हो सकती है। जापान क्यों करेगा इस बार रॉकेट लॉन्च? भारत ने अब तक चंद्रयान 1, 2 और 3 को अपने ही लॉन्च व्हीकल से भेजा है, लेकिन इस बार जापान की भागीदारी, तकनीकी सहयोग और साझा रिसर्च को मजबूत करने के लिए जापान के पास H3 रॉकेट जैसी अत्याधुनिक तकनीक है, जो भारी पेलोड को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। भारत और जापान दोनों मिलकर इस मिशन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साझा कर रहे हैं। जापान का लॉन्चर और भारत का लैंडर पेलोड इस मिशन को बेहद खास बनाता है। यह सहयोग भविष्य में दोनों देशों को एक साझा लूनर गेटवे प्रोग्राम की दिशा में भी आगे ले जा सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत जापान की साझेदारी। भारत और जापान पहले भी कई अंतरिक्ष परियोजनाओं पर साथ काम कर चुके हैं। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत की इसरो ने पहले सैटेलाइट तकनीक और अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन में सहयोग किया है। चंद्रयान 5 इस सहयोग को और गहरा करने वाला प्रोजेक्ट है। मिशन की चुनौतियां और संभावनाएं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद चुनौतीपूर्ण इलाका है। यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है और कई क्षेत्र हमेशा छाया में रहते हैं। रोवर्स और लैंडर के लिए इतनी कम रोशनी में ऊर्जा उत्पन्न करना मुश्किल होता है। साथ ही सतह असमान और उबड़-खाबड़ है, जिससे लैंडिंग एक बड़ा जोखिम है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा संभावनाएं भी छिपी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पानी की बर्फ बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकती है। अगर ये साबित हो जाता है तो भविष्य में चांद पर इंसानों की लंबी अवधि तक मौजूदगी संभव होगी। यही कारण है कि भारत जापान का ये मिशन पूरी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय है। भविष्य की अंतरिक्ष नीति पर इसका असर। चंद्रयान 5 की साझेदारी भारत जापान की विदेश नीति और अंतरिक्ष रणनीति को नई ऊंचाई देगी। यह मिशन एशिया को अंतरिक्ष विज्ञान की नई राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा यह मिशन अमेरिका और यूरोप के उन प्रोग्राम्स का भी विकल्प बनेगा जो भविष्य में चंद्रमा पर रिसर्च बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास विशाल तेल भंडार है और भविष्य में वो भारत को भी तेल बेच सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकारी कंपनी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के पास ना तो इतना बड़ा तेल भंडार है और ना ही उत्पादन क्षमता। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, यानी ट्रंप का दावा हवाई लगता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ट्रंप का पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार का दावा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर यह घोषणा की कि अमेरिका और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार की खोज और विकास के लिए एक समझौता किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। इन दावों ने कई विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी कंपनी ने ट्रंप के दावे को बताया बेतुका। पाकिस्तान की सरकारी तेल और गैस कंपनी ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से बेतुका बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कोई रहस्यमयी या छिपा हुआ तेल क्षेत्र नहीं है जो अरबों बैरल उत्पादन कर सकता है। EIA का अनुमान और विशेषज्ञों की असहमति। 2015 में यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA ने पाकिस्तान के निचले सिंधु बेसिन में लगभग 9 अरब बैरल तेल के संभावित मात्रा का अनुमान लगाया था। लेकिन विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया कि यह मात्र
एक प्रारंभिक भूकंपीय अनुमान था, पुष्टि नहीं हुई और व्यावसायिक रूप से होने में अभी भी वर्षों लग सकते हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है। वास्तविक तेल भंडार और उत्पादन की स्थिति। पाकिस्तान के कथित तेल भंडार अपेक्षाकृत कम है। विश्व मापक वर्ल्ड मीटर के आंकड़ों के अनुसार 2016 में पाकिस्तान के तेल भंडार लगभग 353.5 मिलियन बैरल थे, जो वैश्विक स्तर पर महज 0.021% तक है और इसने पाकिस्तान को 52वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश बनाता था। दैनिक तेल उत्पादन लगभग 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन है, जो देश की कुल खपत का केवल 15 से 20% ही पूरा कर पाता है। बाकी का तेल विदेशी स्रोतों से आयात किया जाता है। भारत की तुलना में भी पाकिस्तान का तेल भंडार काफी कम है। भारत के पास लगभग 4,981 मिलियन बैरल सिद्ध तेल भंडार है। ट्रंप के दावे की हो रही आलोचना। ट्रंप के इस दावे को रणनीतिक भी माना जा रहा है, खासकर भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में। विशेषज्ञों ने इसे धुआं भरी राजनीति करार दिया है, न कि वास्तविक ऊर्जा परियोजना। आरपीजी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हर्ष गोयनिका ने ट्रंप की बातों की तीखी निंदा की है और इसे असंभव बताते हुए कहा कि ये फैंटेसी है, हकीकत नहीं। ट्रंप के दावे पर चुनौतियां और स्थानीय विरोध है। पाकिस्तान में तेल और गैस अनुसंधान भले ही रणनीतिक महत्व रखता हो, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अस्थिरता और अलगाववादी हिंसा गहरी चिंता है, जो विदेशी निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम है। वहीं ब्यूरोक्रेसी और निवेश में बाधाएं, जिसमें स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी कमजोरियां और निवेशकों की अनिच्छा ने विकास को धीमा कर रखा है। तो स्थानीय समुदाय का विरोध भी है, जिसमें बलूच नेता जैसे मीर यार बलोच ने ट्रंप को खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि ये संसाधन वास्तव में पाकिस्तान में नहीं, बल्कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान क्षेत्र में है और उन्हें पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।